हाँ तो बच्चों देखिए, ये हमारी सेकंड क्लास है रियोटिक्स की। तो देखिए, मैंने आपको पहली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें परावर्तन के प्रकार, दर्पण के प्रकार और दर्पण से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी जो डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें मैंने मोस्टली आपको समझाया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, खासकर दर्पण के लिए अगर हम बात करें तो देखो, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। क्योंकि बच्चे जानबूझकर गड़बड़ी कर देते हैं। देखो बेटा, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण हैं, दोनों के दर्पणों में क्या बनता है, मुख्य फोकस बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है ना, वो बनता है दर्पण के सामने, और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है ना, वो बनता है दर्पण के पीछे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने बनता है और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बनता है। कैसे बनता है मुझे एक बार बता दो। सबसे पहले अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो देखो अवतल दर्पण में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण है जिसके ऊपरी हुए भाग पर पॉलिश होती है, आंतरिक भाग चमकीला होता है। ये मुख्य फोकस हो गया, सॉरी मुख्य अक्ष हो गया। ये वक्रता केंद्र सी, अभी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, टकराए, परावर्तित हुई, तो ये आपका क्या बन गया, मुख्य फोकस बन गया, मुख्य फोकस। अवतल दर्पण देखिए दर्पण के सामने बन रहा। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण जो होता है भैया वो अवतल का जस्ट अपोजिट होता है, तो उसको आप ऐसे बनाओगे। ये देखिए, उसके धसे हुए भाग पर क्या की होती है, पॉलिश की हुई होती है। तो जो भी परावर्तन की घटना होगी वो यहां होगी, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो यहाँ जब इन किरणों को, परावर्तित किरणों को, ये परावर्तित किरणें हैं, इनको जब हम पीछे खींचते हैं ना, पीछे क्यों खींचते हैं, तो हमें इस बिंदु पर आती हुई मिलती है, प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इसका मुख्य फोकस। तो आप क्लियरली अपनी आंखों से देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने प्राप्त होता है और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। ठीक है, आप चलिए आगे चलते हैं। मोस्टली आपके सिलेबस में जो कहानी दी हुई है ना, वो दी हुई है अवतल दर्पण से संबंधित। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे अवतल दर्पण के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला जो टॉपिक बनता है वो बनता है कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r के मध्य संबंध निकालना है हमको। तो हमारा टॉपिक है कि भाई अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r के मध्य हमें संबंध निकालना है। अब ये संबंध हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी सी कहानी है, बस आपको थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर रखना है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कंसंट्रेट रखना है बोर्ड की तरफ। एक बार में ही सारी कहानी को मैं क्लियर करा दूंगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। प्रूफ हम देखते हैं भैया कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके मध्य क्या रिलेशन निकल कर आता है। तो इनफैक्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, तो आप देखिएगा। देखो बच्चों, ये है, एक मिनट बड़ा बना देते हैं थोड़ा, ये अवतल दर्पण है, हो गया अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र C, ये इसका ध्रुव बिंदु P जैसा कि आता है। ठीक है, अब एक कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है कि नहीं आ रही है, दिख रही होगी आपको। ये यहाँ पर दर्पण से टकराएगी, टकराएगी तो परावर्तित होगी और परावर्तित होकर ये परावर्तित,
हो गई परावर्तित। अब ये परावर्तित ऐसी हुई है कि इसको हमने कहाँ मिला दिया, वक्रता केंद्र से मिला दिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम हियर? देखिए ये मुख्य फोकस, ये प्रकाश की किरण थी, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। अब ये यहां से जब आ रही है तो इसको ऐसे परावर्तित हुई थी, इसको हमने मुख्य फोकस से होकर, सॉरी वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही। अब यहां से हमें एक लंब डालना है। अब वो लंब कैसे डालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। एक मिनट, डाल देंगे लंब। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो रहा है, मैं इसको स्ट्रेट ही ले लेता हूं जिससे आपको समझने में सुविधा रहे। ये हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, थोड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा है। तो ये सिचुएशन देखो ऐसे बन रही है। आपतित परावर्तित, और ये बन गया अभिलंब। तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल थीटा, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये बन गया थीटा। अब एक बात बताइए कि ये थीटा, तो बच्चों ये एंगल कितना बनेगा, ये थीटा बन रहा है, या और कोई कुछ एंगल बनेगा। अब इस डायग्राम में मैंने एक हल्की एरर छोड़ी है, और वो एरर क्या है वो आपको देखिए। चलो इसको दोबारा मैं क्रिएट करता हूं, हल्की सी इसमें गड़बड़ी हो गई है, तुमको समझने में फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। देखो ऐसे है, ध्रुव बिंदु P, यह मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र से। ठीक है, ये परावर्तित किरण होगी। हो गई, ये पॉइंट सी से आपने यहां पर लंब डाल दिया। ये आपतन कोण थीटा, परावर्तन कोण थीटा बन रहा है। एक बात बताओ, जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा, क्यों, एकांतर कोण है। और ये एंगल, अब देखो ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों एंगल देखो ऐसे ढंग से देखेगा। ये तो आपका वक्रता केंद्र सी हो गया था, ये आपतन कोण थीटा था। तो देखो आपतन कोण थीटा है तो ये एंगल थीटा बन गया। ठीक है, एकांतर कोण है। अब ये परावर्तन कोण है तो ये भी तो थीटा बन रहा है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब ये पूरा का पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के एकांतर कोण है 2 थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 थीटा। इस पॉइंट को नाम दे दिए हैं हम M। ठीक है, यह आपका मुख्य फोकस है जिसको मैं कैपिटल F से व्यक्त कर रहा हूं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव बिंदु के मध्य की दूरी, सॉरी वक्रता केंद्र और ध्रुव बिंदु के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल R, और मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु के मध्य की दूरी क्या बन जाएगी, फोकस दूरी, जिसे हम व्यक्त करेंगे स्मॉल f से। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, गुरु जी क्या दिखाओगे वही देखेंगे। पॉइंट M से मैंने इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D। ठीक है, लंब डाला और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D। तो आप देख सकते हैं कि सर जनरली ये एंगल थोड़ा तिरछा डल रहा है, ऐसे डाल रहा हूं, ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं D, दे दिया। अब अगर डायग्राम में ऐसा लग रहा है कि जैसे P और D के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा है, जबकि वास्तविकता में P और D के मध्य की दूरी बहुत अत्यल्प होती है, इसलिए मैं पॉइंट D को पॉइंट P पर ही क्या मान लेता हूं, संपाती मान लेता हूं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि चित्रानुसार पॉइंट P D के अत्यंत निकट उपस्थित है, अत्यंत निकट उपस्थित।
तो हम मान सकते हैं कि पॉइंट डी पॉइंट बी पर कैसा है, सम। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम रिलेशन को निकालते हैं। रिलेशन कैसे निकालेंगे वो जरा समझिएगा। तो आप देखेंगे आगे, सबसे पहले आप देखेंगे ट्राइंगल एम सी डी में, ट्राइंगल एम सी डी में। अब देखिए पॉइंट सी और पॉइंट पी के मध्य की दूरी को मैंने कैपिटल आर माना है, लेकिन अभी मैंने एक बात लिखी कि पी डी के अत्यंत निकट है, तो डी को भी हम पी पर समपाती मान सकते हैं। तो ये दूरी है ना, अब जो दूरी सीपी होगी वही दूरी कितने के बराबर होगी, सीडी के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं सीपी बराबर सीडी बराबर में कैपिटल आर। अब आप कहेंगे सर सीपी को सीडी के बराबर आपने कैसे कर दिया, तो आप कहोगे जब आपने यहां से नंबर डाला था, डी पॉइंट प्राप्त हुआ था, और आपने क्या लिखा है फिर P और D अत्यंत निकट उपस्थित है, तो मैंने D को P पर संपाती मान लिया। तो जो डिस्टेंस C और P के मध्य की होगी वही किसके मध्य की होगी, C और D के मध्य, कैपिटल R के मध्य। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि F कैपिटल F P यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। अब D को मैंने P पर संपाती माना है, तो मैं कह सकता हूं सर कैपिटल F P बराबर कैपिटल F D बराबर में स्मॉल f। ये फोकस दूरी f के बराबर होगी नहीं होगी, ठीक है। अब ट्राइंगल आप किसको यूज में ले रहे हो बच्चों, आप ले रहे हो MCD को, ठीक है ना। तो MCD में सबसे पहले हम निकालते हैं tan थीटा का मान। आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे r। तो आप देखेंगे कि सर tan थीटा इज इक्वल टू में, देखो MCD थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब वाली भुजा हो गई आपके पास MD बटे में आधार वाली भुजा हो जाएगी आपके पास CD, ठीक है। देखो MCD में आपने tan थीटा का मान निकाला, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपने देखा सर थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि MD लंब और आधार कितनी हो गई CD। चित्रानुसार आप देख सकते हैं CD को मैंने कैपिटल R के बराबर मान रखा है, तो आप याद रखेंगे tan थीटा बराबर में M कैपिटल D CD की जगह पर कैपिटल R, दैट्स कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब मैं आप लिख रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो थीटा कोण है ना, ये थीटा कोण ये बहुत ही अत्यल्प कोण है। तो आप यहां पे लिखेंगे थीटा कोण अत्यल्प है। तो भैया देखो जो थीटा कोण ही अत्यल्प है, तो इसके संगत जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो भी कैसे होंगे, थीटा के बराबर ही होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर थीटा इज इक्विवेलेंट tan थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू में MD अपॉन कैपिटल R, इक्वेशन नंबर 7। आफ्टर अब आपको एक ट्रायंगल और नजर आ रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं MFD दिख रहा है सभी को। तो देखिएगा अब यहां पे लिखूंगा मैं त्रिभुज MFD में, देखो MFD दिख रहा है MFD। इसमें भी हम निकालेंगे tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लेकिन ध्यान रखें आप यहां पर थीटा थीटा नहीं है, यहां पर थीटा का मान 2 थीटा के बराबर है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया, ये तो है ओरिजिनल फॉर्मूला, और ये जो मैंने लिखा है ये लिखा है मैंने ट्रायंगल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहां पर एंगल मेरे पास कितना है 2 थीटा है, ठीक है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू में लंब, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब MD बटे में आधार कितना हो जाएगा कैपिटल FD, ठीक है। FD आपको डायग्राम में देख सकते हैं आप, मैंने यहां पे लिख दिया स्मॉल f के बराबर है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सर tan 2 थीटा इज इक्वल टू में M कैपिटल D बटे में स्मॉल f, इक्वेशन नंबर 3। आगे उसके बाद आप देखेंगे कि सर 2 थीटा कोण कैसा है, अत्यल्प है। 2 थीटा एंगल कैसा है, अत्यल्प है। अब जब 2 थीटा एंगल अत्यल्प है तो इसके संगत जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो 2 थीटा के बराबर ही होंगे। तो मैं यहाँ पे tan 2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ 2 थीटा बराबर में MD अपॉन स्मॉल f, दैट इक्वेशन नंबर 4। आ गई भैया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा आप जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं फोकस दूरी और कर्विकल रेडियस यानी कि वक्रता के साथ, दोनों के मध्य आप संबंध निकाल रहे हैं। संबंध निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 4 से भाग देने पर
तो अब 2 में 4 से भाग देंगे, 2 कहाँ है, ये रहा, 4 कहाँ है, वो रहा, LHS में LHS कर दो, तो थीटा अपॉन 2 थीटा, और RHS में देंगे तो MD अपॉन कैपिटल R बटे में MD अपॉन स्मॉल f। देख सकते हैं थीटा से थीटा क्या बच रहा है, 1/2 इज इक्वल टू में MD इंटू f बटे में MD इंटू कैपिटल R। MD से क्या गया, MD इधर आ जाइएगा, क्या बच रहा है, 1/2 इज इक्वल टू में f अपॉन कैपिटल R, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे f इज इक्वल टू में क्या जाएगा, 2R, या आप इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू में f डिवाइड बाई 2। दैट्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड कर्विकल रेडियस। तो किसी भी अवतल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के मध्य जैसे ही संबंध ज्ञात करते हैं तो संबंध क्या निकल कर आता है बच्चों, वो संबंध निकल कर आता है f इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू f डिवाइड बाय 2। एक बार मैं वापस से रिपीट करा रहा हूं कि आपने ये जो रिलेशन है वो कैसे कैसे कैलकुलेट किया है। तो देखिए आपने सबसे पहले अवतल दर्पण को यूज में लिया था, ये आपका हो गया भैया मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब आपने क्या किया था, एक प्रकाश की किरण ली थी जो कि मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समानांतर आ रही है। अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो ये टकराई परावर्तित हुई। अब ये मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काट रही है वो आपका मुख्य फोकस बन गया, ठीक है। अब आपको अभिलंब भी तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपने वक्रता केंद्र से पॉइंट M पर एक लंब डाला, ये डाल दिया, ठीक है, ये अभिलंब का कार्य कर रहा है। अब ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों थीटा एंगल हो गए। अब आप ये देख सकते हैं सर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होंगे, और ये पूरा का पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा। तो देखिए थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, तो ये 2 थीटा के बराबर होगा क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया कि भाई ये जो हमारा ध्रुव बिंदु है ना, ये कर्विकल शेप पर उपस्थित है, और आप कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट M से आपने एक लंब डाला, जहां पर आपने लंब डाला वहां पर आपको बिंदु D प्राप्त होगा। तो आपने क्या लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा चित्रानुसार कि पॉइंट P पॉइंट D के अत्यंत निकट उपस्थित है, या पॉइंट D पॉइंट P के अत्यंत निकट उपस्थित है। तो जब ये दोनों अत्यंत निकट है, यानी कि इनके दूरी, इनके मध्य की दूरी बहुत नगण्य है, तो हम D को P पे भी उपस्थित मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो D को मानकर कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस पूरी एक ही ली जाएगी। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि D P पर उपस्थित है, तो आप देख सकते हैं, देखो वक्रता केंद्र C और ध्रुव बिंदु P, यानी कि CP के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या R के बराबर थी ना, आपने D को P पर उपस्थित माना था। तो जब CP R के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों CD भी कितने के बराबर होगी, कैपिटल R के बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद कैपिटल F और ध्रुव बिंदु, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी के बराबर है। आपने D को P के अत्यंत निकट माना है, संपाती माना है, तो आप FD बराबर भी क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आपने क्या किया है, सबसे पहले ट्रायंगल MCD को यूज में लिया है, ट्रायंगल MCD में से आपने tan थीटा का मान निकाला है, tan थीटा का मान आपके पास ही आ गया। अब आप देख रहे हैं भैया थीटा कोण अत्यल्प है, तो थीटा को हम tan थीटा का बराबर मान लेंगे, तो tan थीटा की जगह आपने क्या रखा, थीटा, MD अपन कैपिटल R। आफ्टर ऑल इसके बाद आपने कौन सा ट्रायंगल, यानी कि ये तो हो गया वक्रता त्रिज्या का जो संबंध बता रहा है। अब आपको ऐसा ट्रायंगल यूज में लेना है जहां से आपके पास फोकस दूरी निकल, यानी कि फोकल लेंथ निकल कर आ जाए, तो उसके लिए आपने कौन सा ट्रायंगल को यूज में लिया है, उसके लिए आपने लिया है MFD को। तो ट्रायंगल आपने लिया है MFD, क्लियर। यहां से आपने tan थीटा का मान निकाला, वगैरह वगैरह जो भी आपने करके 2 थीटा का मान निकाला। उसके बाद आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फोर्थ से आपने डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास संबंध निकल कर आ गया f इज 2r या r इज में f डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू, बाकी की जो भी जानकारी होगी अगले जो भी टॉपिक है वो आपको अगली क्लास में दे दिए जाएंगे। थैंक यू। 19 मिनट की बस।